हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये दो टॉपिक है हमारे, एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ और दूसरा ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए पहले इनके बारे में हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम बना करके समझेंगे। पहला है हमारा कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। कंस्ट्रक्टर किसके साथ? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के साथ। मैं पहले आपको पढ़ने से पहले वैसे बता देती हूँ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वो आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते समय ही दे देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो चलिए अब हम पहले पढ़ लेते हैं। लाइक ऑल फंक्शंस, सब फंक्शंस की तरह एक कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। एक कंस्ट्रक्टर के भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। दे आर यूज टू इनिशियलाइज मेंबर ऑब्जेक्ट्स, और उनका यूज किस लिए किया जाता है? मेंबर ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू प्रोवाइडेड इन ए फंक्शन डिक्लेरेशन। डिफॉल्ट आर्गुमेंट एक ऐसी वैल्यू है जो फंक्शन डिक्लेरेशन में प्रोवाइडेड होती है। दैट इज ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द कंपाइलर। वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा असाइन की जाती है if the caller of the function does not provide a value for the argument with the default value। yes, अगर कॉल करते समय फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है तो डिफॉल्ट वैल्यू को कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। इट मीन्स ये हुआ कि जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो एक ऐसी वैल्यू है जो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय ही प्रोवाइडेड होती है। अगर फंक्शन कॉल करते समय हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन कर देता है। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड विद आइदर वन आर्गुमेंट और नो आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है इसको हम कॉल कर सकते हैं या तो एक आर्गुमेंट के साथ और या विदाउट आर्गुमेंट के साथ, बिना आर्गुमेंट्स के भी हम कॉल कर सकते हैं। व्हेन कॉल्ड विद नो आर्गुमेंट्स, जब हम किसी कंस्ट्रक्टर को बिना आर्गुमेंट्स के कॉल करते हैं, इट बिकम्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। तो ये क्या बन जाता है? हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, देखिए वो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट आर्गुमेंट्स एज कांस्टेंट आर्गुमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड वेयर एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कैन बी ओवर रिटन इफ रिक्वायर्ड। यस, कह रहा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स अलग है किससे? कांस्टेंट आर्गुमेंट से, क्योंकि कांस्टेंट आर्गुमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और जबकि जो हमारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं उनको ओवरराइट किया जा सकता है अगर हमें जरूरत होती है, या जरूरत पड़ने पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स ओवर रिटन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर ओवर रिटन व्हेन कॉलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स वैल्यूज फॉर देम। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स ओवरराइट हो सकते हैं कब? जब फंक्शन कॉल में अगर डिफॉल्ट वेरिएबल के लिए वैल्यू पास की गई है उस कंडीशन में। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि अगर हम फंक्शन कॉल करते समय डिफॉल्ट वेरिएबल के लिए भी कोई वैल्यू हम पास कर देते हैं तो वो उसको ओवरराइट कर देता उस वैल्यू से। ड्यूरिंग कॉलिंग ऑफ फंक्शन, आर्गुमेंट्स फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन आर कॉपीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, फंक्शन कॉलिंग के दौरान जो फंक्शन को कॉल करते समय हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो वेरिएबल में कॉपी होते हैं लेफ्ट टू राइट। यानी कि अगर हमने सपोज एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लिए हैं और मैं नीचे से पास कर रही हूं 10 20 30, तो ये पहले 10x को देगा, 20 y को देगा एंड 30 z को देगा, सो ऑन। तो लेफ्ट टू राइट कॉपी करता है। देयरफॉर इसीलिए ये सम फंक्शन के अंदर 10, 15 एंड 25 जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं कॉल करते समय विल असाइन, ये असाइन होंगी 10, 15 एंड 25 टू x y z को। तो देखिए जो 10 है हमारी
x में जाएगी, 15 हमारी y में जाएगी, 25 हमारी z में जाएगी। तो ये लेफ्ट टू राइट असाइन करेगा वैल्यूज को फंक्शन के अंदर। तो ये थे इसके कुछ की पॉइंट्स। तो चलिए अब हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, एक साथ प्रोग्राम बना लेंगे। देखिए, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास ऑब्जेक्ट्स कैन बी इनिशियलाइज्ड डायनामिकली टू। क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम डायनामिकली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। द डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। व्हेन वी वांट टू प्रोवाइड इनिशियल और डिफॉल्ट वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स व्हाइल क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं इनिशियल और डिफॉल्ट वैल्यूज डेटा मेंबर्स को देना चाहते हैं, तो वी नीड टू यूज डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमें ऑब्जेक्ट्स को डायनामिक इनिशियलाइजेशन की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। दोनों को एक ही प्रोग्राम में मैंने यूज किया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के साथ भी और डायनामिक इनिशियलाइजेशन के साथ भी। देखिए, तो ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए, STU नाम की मैंने क्लास बनाई है जिसमें रोल नंबर, मार्क्स और नेम 3 वेरिएबल मैंने लिए। पब्लिक के अंदर 3 कंस्ट्रक्टर है। देखिए, ABC ABC ABC, आपका 3 कंस्ट्रक्टर आपने बनाए हैं। और यही जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हो तो ओवरलोड ऑफ कंस्ट्रक्टर्स भी कहलाता है। देखिए, अब ये पहले वाला जो है हमारा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा, क्योंकि विदाउट आर्गुमेंट्स के है, ब्लैंक है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है हमारा ABC कैरेक्टर पॉइंटर टाइप n, हमने वेरिएबल लिया है जिसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया r, और एक हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल लिया k, लेकिन उसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी स्टोर की है। तो ये हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नेक्स्ट है हमारा ABC कैरेक्टर n1 ले लिया पॉइंटर टाइप, इंटीजर r1 ले लिया, और इसमें हम एक वेरिएबल और ले रहे हैं m इंटीजर टाइप। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कंस्ट्रक्टर देखिए सेम है। अगर हम इन वेरिएबल्स में कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो वो दोनों को एक ही मानेगा और वो एरर देगा। लेकिन हमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यहाँ देखिए, ये मैंने फ्लोट लिया वेरिएबल, और ये जो डिफॉल्ट मेंबर है हमारा दैट इज फ्लोट, और जो मैंने यहाँ पे मार्क्स के लिए वेरिएबल लिया है वो इंटीजर लिया है। अगर मैं इसको भी फ्लोट ले लूंगी तो वो एरर देगा और ये कहेगा ऑलरेडी डिफाइंड। तो इसलिए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमने टाइप में देखिए अलग दिया है इसको। ये कैरेक्टर पॉइंटर टाइप है, ये इंटीजर है लेकिन ये फ्लोट है। यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर टाइप है, ये इंटीजर है लेकिन ये अगेन इंटीजर है। तो इसके लिए तो हम ये वैल्यू डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। और अगर आपको एक से ज्यादा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज करने हैं तो हमेशा याद रखिएगा राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ना कि लेफ्ट से राइट की ओर। अगर सपोज k के अलावा हमें और वेरिएबल डिफॉल्ट बनाना है तो हम कौन सा बनाएंगे? r। तो हम राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस में डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के साथ कंस्ट्रक्टर है, और ये हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर है जैसे कि हम विद आर्गुमेंट्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, जिसके अंदर हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया। अब चलिए पहले तो कंस्ट्रक्टर को डिस्क्राइब करेंगे हम। ये देखिए, पहला कंस्ट्रक्टर जो है हमारा ABC कैरेक्टर पॉइंटर n इंटीजर r, लेकिन ये k हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट ही यूज किया है। ये देखिए, ये k हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है और इसको हमने एज इट इज यूज कर लिया है k को। और यहां हमने क्या किया? strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करो। किसको? n में जो भी स्ट्रिंग आया आपका, किसमें? na में, क्योंकि यहां पे आपने क्या वेरिएबल लिया है? नेम लिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे na की जगह पे क्या लेंगे? नेम। और अब हम strcpy
फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो ऊपर आप हेडर फाइल भी खोलोगे string.h। यहाँ पे आप एक हेडर फाइल और खोलोगे #include string.h। और रोल नंबर में r की वैल्यू स्टोर कर दी हमने, मार्क्स में k की वैल्यू स्टोर कर दी। अब ये k की वैल्यू कहां से लाएगा, हम नीचे से पास नहीं करेंगे इसमें, ये कहां से उठाएगा, जहां हमने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, ये देखिए यहां से उठा के लाएगा 89.50 k के लिए, और ये मार्क्स में स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में कैरेक्टर पॉइंटर टाइप n1 की वैल्यू कॉपी कर दी हमने नेम में, यहां भी नेम होगा, और r1 की वैल्यू हमने कॉपी कर दी रोल में, और m की वैल्यू हमने कॉपी कर दी मार्क्स में। अब नेक्स्ट मेन में हम इनको कॉल कैसे करेंगे, देखिए इंट मेन, दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने x y। अब देखिए जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है वो एक्स वाई डिक्लेयर करते ही कॉल हो जाता है। कौन सा, देखिए ये वाला। जैसे ही हमने एक्स वाई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, लेकिन ब्लैंक है, कुछ करेगा नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर str एक वेरिएबल लिया हमने, रोल नंबर के लिए r नंबर ले लिया, मार्क्स के लिए mks वेरिएबल ले लिया। अब इनकी वैल्यू को देखिए हम डायनामिक ले रहे हैं, अब कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं। str और r नंबर की वैल्यू को हमने स्कैन किया कीबोर्ड से, क्योंकि ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे एट द रन टाइम वैल्यूज, और उन वैल्यूज को हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में। तो वो क्या कहलाता है हमारा, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे और उनको कंस्ट्रक्टर में ट्रांसफर करेंगे, और अब उसको पास कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर में। तो x, ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इक्वल टू abc, str पास कर दिया और r नंबर पास कर दिया। अब ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, देखिए इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा दो वैल्यू के साथ, str की n में चली जाएगी और r नंबर की r में चली जाएगी, और इसकी वैल्यू कहां से उठाएगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है। और नेक्स्ट है हमारा सी आउट, फिर से हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स को सीन किया, यहां फिर हमने स्कैन की तीनों वैल्यूज, str को भी, r नंबर को भी और mks को भी। अब अगेन हमने एक और कंस्ट्रक्टर कॉल किया और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया, y के साथ। तो abc हमने तीनों वैल्यू पास कर दी। अब ये किसको कॉल करेगा, जिसमें हमने तीनों वैल्यू का यूज किया, देखिए यहां, ये देखिए n1 में चली जाएगी str, r नंबर चला जाएगा r1 में, और mks चला जाएगा m में, और इनके थ्रू कॉपी कर देगा जो डेटा मेंबर्स है क्लास के, उनमें। अब नेक्स्ट देखिए क्या किया, x.display के साथ कॉल करेगा डिस्प्ले फंक्शन को और तीनों वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए डिस्प्ले फंक्शन में तीनों को, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, तीनों की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहां आउटपुट क्या देगा, x ऑब्जेक्ट के साथ जब कॉल करेंगे, नेम की वैल्यू जो एंटर करेंगे वो लेगा, रोल नंबर की वैल्यू जो एंटर करेंगे वो लेगा, लेकिन मार्क्स की वैल्यू डिफॉल्ट उठाएगा, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यू हम पास कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और y में जिसमें हमने तीनों वैल्यू पास किए हैं, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उस कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा मींस ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा, और इसमें भी तीनों वैल्यूज को कॉपी कर देगा। एंड y.display, अब ये इन तीनों वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, जो भी हम यहाँ से एंटर करके भेजेंगे उन वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। एंड देन फंक्शन getch रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम क्लोज। ये था कि हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को और डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट्स के लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए ये फ्लोट नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग इंटीजर लीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो इसको इंट लेंगे आप। ऊपर फंक्शन में भी देख लेते हैं कि हमने क्या लिया है। हाँ यस, देखिए यहाँ फ्लोट ना लेकर के आप इंटीजर लीजिएगा, ये गलती से फ्लोट हो गया। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया, उसको चलिए रन करके देख लेते हैं। सेम हमारा प्रोग्राम है, ABC हमारा क्लास नेम है, जिसमें हमने डेटा मेंबर्स लिए हैं, नेम के लिए NA, रोल नंबर के लिए रोल और मार्क्स के लिए मार्क्स। पब्लिक के अंदर देखिए यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किए हुए हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, और नेक्स्ट है हमारा ये सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। और देखिए आगे डिस्प्ले फंक्शन है जिसमें डिस्प्ले कर दी है वैल्यूज, क्लास क्लोज हो गया। आगे कंस्ट्रक्टर को हमने डिस्क्राइब किया है, देखिए इसमें हमने
इस कंस्ट्रक्टर में हम जब मेन से कॉल करेंगे इस कंस्ट्रक्टर को तो दो वैल्यू पास करेंगे, एक नेम और एक रोल नंबर। लेकिन हम m की वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेके आएगा, उठाएगा। दूसरे में हम तीनों वैल्यूज मेन फंक्शन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय पास करेंगे। और देखिए अब इसको फंक्शन में हम कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स वाई हमने केवल डिफाइन किए, आगे हमने नेम, रोल और मार्क्स 3 वेरिएबल लिए जिनकी वैल्यू हम स्कैन करेंगे, क्योंकि डायनामिक इनिशियलाइजेशन भी आप कर रहे हैं, किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो उसके लिए देखिए हम इनपुट करा रहे हैं वैल्यू, ये देखिए ये इनपुट हो रही है हमारी वैल्यू कीबोर्ड से। अब देखिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट के लिए हमने नेम, रोल नंबर और मार्क्स तीनों हमने स्कैन किए, वैल्यू सीन की है कीबोर्ड से। और अब दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें कि हम तीनों वैल्यू को पास कर रहे हैं और ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एंड देन डिस्प्ले एक्स डॉट डिस्प्ले और वाई डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल F9। ये देखिए अब हमसे नेम और रोल नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। ये इसमें हमने नेम और रोल नंबर एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले में हम तीनों चीज इसमें एंटर करेंगे, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। देखिए पहले वाले में उसने जो मार्क्स हैं वो 890.75 ये डिफॉल्ट वैल्यू को लिया है और बाकी हमने एंटर किया। तो देखिए दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये था हमारा डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।